गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर फरादुल इस्लाम माई क्लिनिक से आज बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला, एक वीडियो बनाने का मौका मिला। दिल्ली और एनसीआर के अंदर, बल्कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पिछले 1.5-2 महीने से बहुत सारे परेशानियां इस तरह से बढ़ गई हैं। पहले बारिश की, उसके बाद फीवर्स की, मरीज बहुत बीमार होते चले जा रहे हैं। तो सोचा इसी बात पे वीडियो बनाई जाए और कुछ अवेयरनेस का काम करा जाए। पिछले करीब 2 महीने से हम लोग का एक्सपीरियंस ये है कि दिल्ली के हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। थैंकफुली ये कोई बहुत सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन हर घर के अंदर बुखार के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फिलहाल जो बुखार चल रहा है, जिसे आमतौर पर सीजनल फ्लू भी कह दिया जाता है, ये वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं। डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में। मलेरिया के भी कुछ केसेस पकड़े गए हैं, कुछ देखे हैं मैंने। डेंगू के साथ मलेरिया भी है, टाइफाइड भी है, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस या अमीबियासिस भी बहुत लार्ज नंबर में पेशेंट्स मिल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं डेंगू के बारे में, क्योंकि डेंगू के बारे में सिर्फ अवेयरनेस ही एक इलाज है। उसके बारे में मालूमात रखना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक इलाज है। डेंगू का चूंकि कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ डिस्कस कर लूं, ताकि एक जो क्वेश्चंस और जो क्वेरीज और जो वरीसम पॉइंट्स मरीज के होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए, डेंगू के बारे में मैं कुछ बात करता चलूं। डेंगू एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ब्रेक बोन। लफ्जी मायने है हड्डी तोड़ बुखार। तो मरीज इसमें बहुत परेशानी के साथ आता है कि साहब बुखार चल रहा है करीब 2-3 दिन से 4 दिन से, और ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर टूटन हो रही है, जैसे शरीर की सारे हड्डियां, सारे जोड़ टूट रहे हैं। तो ये एक क्लेंचिंग पॉइंट मिल जाता है डॉक्टर को कि जब मरीज को हाई ग्रेड फीवर, साथ में बोनी पेन, बॉडी एक बहुत सीवियर होता है कि मरीज का उठना बैठना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से क्लेंच करा जाता है, यहाँ से पकड़ा जाता है, यहाँ से शक जाहिर करा जाता है कि इसको डेंगू तो नहीं हो गया। और साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, वो मरीज कहता है कि हेडेक, और हेडेक के साथ साथ ये आंखों के पीछे का दर्द, पेरी ऑर्बिटल पेन जिसे हम लोग बोलते हैं, रेट्रो ऑर्बिटल पेन जिसे हम बोलते हैं, ये पेन मरीज को बहुत ज्यादा तंग करता है। तो मरीज के जो सिम्टम्स होते हैं डेंगू के अंदर, ये लक्षण मैं आपको इसलिए बता दूं ताकि आपको याद रहे, और अगर घर में या घर के आसपास किसी को ऐसा सिम्टम वाला मरीज मिले तो आप उसको सतर्क कर दें, उसको अलर्ट कर दें और उसको डॉक्टर के पास जाने की सलाह दें। तो सबसे पहले तो हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार, ठंड लग भी सकती है, ठंड नहीं भी लग सकती। दूसरा, आंखों के आगे, आंखों के आसपास या आंखों के पीछे दर्द होना, सिर में दर्द रहना, और कभी कभी मरीज को दस्त और उल्टी भी लग जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो सिम्टम मैंने बताया वो ये कि बॉडी एक, बहुत सीवियर बॉडी एक, बहुत शरीर दर्द रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, ये इसकी कुछ 4 या 5 तरह के बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिससे मरीज को ओपीडी के अंदर या घर के अंदर रहते हुए मरीज के ऊपर शक कर सकते हैं कि डेंगू बुखार तो नहीं है। इसके बाद जब मरीज को डेंगू बुखार का डायग्नोसिस बन जाता है तो उसके बाद मरीज के बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा जो डेंगू के जो बाउट्स आता है साल में, 3-4 साल में, वो कभी कभी जानलेवा साबित हो जाता है। तो मरीज घबरा जाता है डेंगू के नाम से, और मरीज के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आइए उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। WHO गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं 2024 में। 19th पेज पे इसका एक ग्राफ बनाया हुआ है, जिसके अंदर मरीज के लिए एक बहुत अच्छे से तरीके से समझाया गया है। इसको मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब मरीज का बुखार शुरू होता है, तो मरीज का बुखार जब शुरू होगा तो उसके करीबन 3 से 4 दिन तक मरीज को बुखार चलेगा। ये एक साइकिल है डेंगू फीवर की, जो ये हर किसी को फेस करनी है। 1 या 2 दिन आगे पीछे सबके साथ चल सकता है, लेकिन एक गाइडलाइंस के हिसाब से मरीज का जो बुखार है, पहले 3 और 4 दिन के अंदर मरीज का बुखार टूट जाएगा। और इसी पहले दिन, अगर किसी को पहले दिन बुखार आता है तो उसके लिए जांच कराने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो जांच कराने वाला एंटीजन है, जिसको हम लोग NS1 एंटीजन बोलते हैं, वो पहले दिन नहीं आता बॉडी के अंदर, रिलीज नहीं होता बॉडी के अंदर। वो बॉडी के अंदर मिलता है दूसरे से तीसरे दिन तक। तो अगर आज किसी को 25 तारीख को, 24 तारीख को बुखार आया,
तो 24 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अगर हम जांच कराएंगे तो डेंगू उसके अंदर पकड़ में नहीं आएगा। तो इसलिए कहा यह जाता है कि दूसरे और तीसरे दिन तक जांच करा ली जाए। 25 के बाद 26 तारीख को 27 तारीख को अगर हम जांच कराएंगे तो फिर मरीज को चांसेस हाई हैं कि NS1 एंटीजन पकड़ा जाएगा। अच्छा, 3 और 4 दिन तक मरीज का बुखार चलेगा और 3 और 4 दिन तक ही NS1 एंटीजन पॉजिटिव आएगा। उसके बाद मरीज को लगता है कि मैं ठीक हो गया 4 दिन के बाद, लेकिन मरीज अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ है, उसका सिर्फ बुखार टूटा है। गाइडलाइंस के हिसाब से 3 और 4 दिन के बाद मरीज की प्लेटलेट्स गिरना शुरू होंगी। एक फायदा तो मरीज को ये हुआ कि फीवर खत्म हो जाएगा उसका। दूसरा नुकसान ये शुरू होगा कि मरीज को अब प्लेटलेट गिरना शुरू होगा। और इसके बाद 5वें दिन के बाद से मरीज का एक और जांच कराई जाती है, कंफर्मेटरी टेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, और कंफर्म करने के लिए डेंगू सीरोलॉजी, जिसके अंदर डेंगू IgM का महत्व ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है कि डेंगू IgM 5th डे ऑनवर्ड्स पॉजिटिव आता है। तो अगर हम पहले 4-5 दिन के अंदर डेंगू IgM कराएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए 5वें दिन के बाद से ही डेंगू IgM कराना चाहिए। ऐसे ही प्लेटलेट काउंट शुरू में 3-4 दिन तक नहीं गिरता, चौथे दिन के बाद से प्लेटलेट काउंट गिरना शुरू होता है। जैसे जैसे मरीज के डेज बढ़ते चले जाएंगे, बीमारी के दिन बढ़ते चले जाएंगे, मरीज के सिम्टम्स में फर्क पड़ता चला जाएगा, मरीज अपने आप को बेहतर फील करने लगेगा। लेकिन 4 दिन के बाद से मरीज का बुखार तो टूट जाता है, कभी कभी 4 दिन के बाद से मरीज को क्रिटिकल फेज शुरू होता है, जिसके अंदर मरीज को प्लेटलेट गिरने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर मरीज को पानी कम पीने की वजह से शॉक डेवलप हो सकता है, जिसके अंदर मरीज को अगर हॉस्पिटल में एडमिट है या किसी लोकल डॉक्टर के पास या RMPs के पास चला गया, जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेट करे पानी चढ़ाते चले गए, नॉर्मल सलाइन और रेंगर लैक्टेट का हेल्प लेकर के वो पानी चढ़ाते चले गए, तो ऐसे केसेस के अंदर मरीज को लंग्स के अंदर या पेट के अंदर पानी जमा हो सकता है। और एक बात और कि शुरू के 4 दिन के बाद जब मरीज की प्लेटलेट गिरना शुरू होगा तो 4 दिन के बाद से लेकर 8वें दिन तक प्लेटलेट्स गिरती हैं। 8वें दिन के बाद से प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। 4 दिन से लेकर 8वें दिन तक को हम लोग क्रिटिकल फेज बोलते हैं, क्योंकि इस फेज के अंदर मरीज का प्लेटलेट काउंट गिरेगा, मरीज को दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए अगर किसी मरीज की प्लेटलेट गिर रही हैं तो मरीज को बेहतर है कि अस्पताल के अंदर भर्ती हो जाए। अब भर्ती होने के बाद मरीज बहुत ज्यादा परेशान रहता है कि मेरे साथ क्या करा जाएगा। मरीज को सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है, जिसके अंदर गैस की दवा, पेंटॉप का इंजेक्शन, उल्टी की दवा एमसेट या डोमपेराडोन दी जाती है। मरीज को डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसलिए उसको फ्लूइड का सपोर्ट दिया जाता है। जैसे जैसे प्लेटलेट्स गिरती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग प्लेटलेट्स का बढ़ जाता है। अगर किसी का प्लेटलेट 50,000 से नीचे गिर जाता है तो फिर हम लोग उसको हफ्ते दिन में 3 बार चेक कराते हैं, ये देखने के लिए कि प्लेटलेट्स जो है कहीं क्रिटिकल रेंज में तो नहीं आ गए। प्लेटलेट्स अगर गिरना भी शुरू हो जाए तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स गिर रही हैं और ब्लीडिंग नहीं हो रही है कहीं से तो कोई चिंता की बात नहीं है। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से 10,000 तक कोई रिस्क की बात नहीं है। 10,000 तक हमको वेट करना है। 10,000 प्लेटलेट्स जब हो जाए तो उसके बाद फिर हमको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करना है। अगर 10,000 से ऊपर है प्लेटलेट्स और कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर्स उस पर फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन पेशेंट के लिए 10,000 तक भी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कोई और कॉम्प्लिकेशंस जैसे लंग्स में पानी या पेट में पानी आया है, नहीं आया है, या पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, या पेशेंट के वाइटल्स यानी पल्स, बीपी, टेम्परेचर मेंटेन्ड है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मरीज को सिर्फ इतना करना है कि अपने मुंह से जितना पानी पी सके, तरल पदार्थ वो पीता रहे। 8वें दिन तक प्लेटलेट्स फॉल होती हैं। 8th और 9th डे के बाद ऑटोमेटिकली प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाता है। तो डेंगू से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स और बताता चलूं जो मिथ्स के तौर पे बहुत ज्यादा प्रचलित है हमारे इंडिया के अंदर। वो एक तो ये कि बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। दूसरा ये कि पपीते की छाल या पपीते का जूस पीने से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। मेडिकल साइंस के अंदर इसकी कोई मान्यता नहीं है, इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है कि बकरी का दूध या पपीते की छाल का जूस या दूध सूप पीने से या पपीते का जूस पीने से प्लेटलेट्स बढ़ती हों। होता क्या है कि जब तक बकरी के दूध का इंतजाम होता है, जब तक
पपीते की छाल का जूस निकाला जाता है। जब तक समय आ जाता है कि साइकिल डेंगू की खत्म होने का और फिर ऑटोमेटिकली प्लेटलेट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो क्रेडिट अल्टीमेटली बकरी के दूध को और पपीते के जूस को मिल जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ साइंस से ज्यादा मिथ्स को मान्यता दी जाती है, लेकिन मेडिकली साइंटिफिकली इन दोनों ही चीजों को कोई मान्यता नहीं है और इनकी कोई सेंटिटी नहीं है। तो एक और चीज ये कि लोग जो है कीवी पे और कोकोनट वाटर पे ज्यादा जोर देते हैं। देखिए, कीवी से कभी कभी एसिडिटी बढ़ जाती है, पपीते की छाल से भी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है, क्योंकि मरीज फिर उल्टियां करने लगता है। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर दिन में एक बार टेस्ट के हिसाब से कोकोनट वाटर दे सकते हैं, दैट टू ओनली फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। कोकोनट वाटर से भी प्लेटलेट्स बढ़ने का जो एक मिथ है वो प्रचलित है। तो कोकोनट वाटर से भी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ती, सिर्फ प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आपको वेट करना है, और जो फ्लूइड्स है उसके लिए हम लोग कीवी का जूस या कीवी या किसी भी फल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर कोकोनट वाटर की भी हैसियत सिर्फ एक फल की ही है। तो कोकोनट वाटर से या कीवी से भी या से भी कोई प्लेटलेट्स बढ़ने का चांस नहीं होता। लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि मरीज परेशान रहता है कि पहले 4 दिन के अंदर हमारे बुखार नहीं टूट रहा, तो बुखार उतारने के लिए वो बहुत हायर NSAIDs, बहुत पोटेंट NSAIDs खा लेते हैं, जैसे एसिक्लोफेनेक, डिक्लोफेनेक, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन। ये सारी NSAIDs का इस्तेमाल वर्जित है। डेंगू के अंदर ये सारी दवाइयां ना खाई जाएं। बुखार नहीं टूटेगा 4 दिन से पहले, घबराएं नहीं, सिर्फ क्रोसिन का इस्तेमाल करें, पैरासिटामोल का इस्तेमाल करें। पैरासिटामोल 4000 mg पर डे तक एक बड़ा आदमी खा सकता है। आप 500 की गोली के हिसाब से 4000 को डिवाइड करके देख सकते हैं कि तकरीबन 8 गोलियां बनती हैं, या 650 की गोली को अगर आप डिवाइड करेंगे 4000 को तो तकरीबन 6 गोलियां तक बन सकती हैं। तो दिन भर में 500 वाली पैरासिटामोल की 8 गोलियां तक खा सकते हैं और 650 वाली 6 गोलियां तक खा सकते हैं। खानी नहीं है लेकिन खा सकते हैं। दिस इज अ मैक्सिमम डोज। सो इसके अंदर करना यह है कि सिर्फ हम लोग 3 से 4 घंटे पे अगर बुखार नहीं टूट रहा या सर में दर्द नहीं टूट रहा, सर में दर्द नहीं खत्म हो रहा, तो हम क्रोसिन या पैरासिटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और पेन किलर या NSAIDs का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ पानी का ध्यान रखें, हाइड्रेशन का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है आप इसको फॉलो करेंगे और पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए।